नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे अहम जानकारी की ओर। बिहार हिंसा की आग से धधक रहा है और धर्म के नाम पर सासाराम और बिहार शरीफ जल रहा है। इधर पटना में सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार के मंच के पीछे लाल किले की तस्वीरों ने सियासी सवाल खड़े कर दिए, तो जेडीयू ने इसका जवाब बिना लाग लपेट दे दिया है। लाल किले का मतलब क्या 2024 का चुनाव या दिल्ली का दाव है? वहीं इस पर बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें सासाराम जाना चाहिए। बिहार पूरी तरह जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो जो है बांसुरी बजा रहे थे, ये स्थिति पूरी तरह यहाँ चरितार्थ है। अब नीतीश बाबू से कुछ संभल नहीं रहा है और ये लोग जब तुष्टीकरण में आए इसलिए पूरा मामला कोलैप्स किया। जब तक तुष्टीकरण नहीं था तब तक आप देखते थे यही नीतीश कुमार जी रूल ऑफ लॉ के प्रतीक थे। आज पूरी तरह फेल्योर होने का कारण यही है कि शासन कार्रवाई नहीं करना चाहती है, कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं। तो जब बचाने का काम करेंगे तो इसी तरह लैप्सेस होगा। देखो, मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये इफ्तियार की नौटंकी इन्हें बंद करना चाहिए। पूरे बिहार में दंगों को इनने प्रश्रय दिया, झुलसाने का काम किया, गले लगाकर पीठ में छुरा घोंपने का जो नीतीश जी का वहां कर स्वांग है। नीतीश कुमार जी, समरसता क्या होती है मध्य प्रदेश आओ और देखो, शिवराज सिंह जी से सीखो कि रामनवमी की यात्रा पर फूल बरसते हैं। आपके यहां की तरह नहीं है कि दंगाइयों को प्रश्रय दें। देखो, मैं नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहूं, तो एक तरफ सासाराम जल रहा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। लगातार इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। सम्राट चौधरी की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए गए। हमारे साथ आनंद शंकर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता के हैं बीजेपी के, तो वहीं लव कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले सवाल तो मैं लव कुमार से लेना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से सासाराम धधक रहा है, बिहार जल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में चले गए। स्वीटी जी, इफ्तार पार्टी में जाना गुनाह थोड़ी है। और इफ्तार पार्टी में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो मिल्लत का संदेश दिया है पूरे बिहार को कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अभी रमजान भी चल रहा है, रामनवमी भी है, रामनवमी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दिखाया, रामनवमी के प्रति भी श्रद्धा दिखाई, तो रमजान के प्रति भी उनकी श्रद्धा है। इसलिए पूरे बिहार वासियों से हम आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि अफवाह के चक्कर में नहीं पड़े। देखिए लव जी, बिहार जल रहा है किस तरीके से, और आप सम्मान कर रहे हैं, एक सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन जब इंसान बचेगा नहीं तो सम्मेलन करके, सम्मान करके, इफ्तार पार्टी करके क्या करेंगे आप? बिल्कुल बचेगा। और बिहार में कानून का शासन है, नीतीश कुमार के सुशासन में चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज तक ऐसी घटनाएं नहीं घट रही थी। अचानक 6, 7, 8 महीने से जब हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है, महागठबंधन बना है, तब से घटना। ठीक है, हमारे साथ आनंद शंकर भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर देखिए, इनका कहना है कि ये सम्मेलन के लिए गए हैं वहां पे, भले से बिहार जल रहा है लेकिन सम्मेलन जरूरी है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी को अगर इतना ही सद्भाव से प्रेम था तो कम से कम एक पक्ष के तुष्टीकरण में अपनी एनर्जी ना खपाते हुए वहां जाके कैंप करते, अपने कानून व्यवस्था का अनुपालन कैसे उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो इनको तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और जब से ये राजद के पास गए हैं तो राजद का एक मुख्य अंग जो है उस अंग की तीमारदारी नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार जी की कितने दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी से आप इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। उनको बिहार के विकास से, बिहार में सद्भाव से कोई मतलब नहीं है। अपने मन में जो उनके आ जाए, वो स्वयंभू मुख्यमंत्री तो है ही, स्वयंभू अपने आप को वो अवतार भी समझते हैं। जो उनको ठीक लगे उसी में दुनिया है। भाड़ में जाए, बिहार जल रहा है, बिहार कोई मतलब नहीं है।
सासाराम से पलायन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ ये इतना बड़ा हृदय उन्होंने रामनवमी पे दिखाया? रामनवमी पे अगर इतना बड़ा हृदय दिखाते और कानून का शासन होता तो वहां पर ये दंगे फसाद थोड़ी होते। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, लेकिन वहां पे भी बहुत सद्भाव के साथ रामनवमी का जुलूस निकल गया। तो बिहार में देखिए स्वीटी जी, कानून का तो राज है ही नहीं, यहाँ पे महाजंगल राज से भी महाजंगल राज आज के डेट में हो गया है। नीतीश कुमार जी का इकबाल समाप्त हो गया है। अब ये दिन काउंट कर रहे हैं अपना, नहीं उनके इशारे पे चलेंगे तो इनकी कुर्सी नहीं बचेगी। इसीलिए नीतीश कुमार जी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। लव कुमार जी, ये दंगों का जश्न मन रहा है क्या इफ्तार पार्टी के जरिए? क्योंकि सासाराम को जले हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी भी बिहार धधक रहा है, अभी भी पूरी आग की लपटें जो है वो शांत नहीं हुई है। इफ्तार पार्टी में पहुंच गए नीतीश कुमार। बिहार मुख्यमंत्री नहीं दहक रहा है, इस तरह से बिहार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और हाँ, निश्चित तौर पे जो घटनाएं घटी है और चिंता का विषय है, लेकिन ये घटनाएं क्यों घट रही है? आज 18 सालों में इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही थी, लेकिन जो घटनाएं हम महागठबंधन जैसे ही बनाए हैं उसके बाद थोड़ी घटनाओं में वृद्धि हुई है। और लगता है कि जो भी अगर इस तरह का मंसूबा पाले हुए हैं, नीतीश कुमार का शासन है, इसमें आज 8 महीने पहले नीतीश कुमार जी में इतनी खूबियां कर रही थी बीजेपी को। नीतीश कुमार जी में मैं लॉ जी से बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ जी। लॉ जी, इसको थोड़ी देर के लिए राजनीति से परे हटके चलिए ना, हम लोग मिलजुल के वहाँ सद्भाव कायम कराए ना। हम लोग एक कदम चलते, एक कदम आप भी तो चलिए ना। कहाँ किसी पलायनकर्ता के घर गए आप? मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्री के नाते उनको वहाँ कैंप कर लेना चाहिए था। 18 साल में नहीं हुआ, आज हो रहा है। कोरोना तो कभी नहीं हुआ था, हुआ ना कोरोना। बहुत सारी चीजें नई नई हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी जिनके नाम पे लड़के चुनाव लड़ते थे जंगल राज के खिलाफ, उनसे जाके मिले ना, तो बहुत चीजें पहली बार होती हैं। आप ऐसे उदाहरण मत दीजिए। आप चलिए ना वहाँ पे, कानून व्यवस्था कैसे कायम हो, सद्भाव करिए। जितने लोग पलायन हुए, जिनके यहाँ पत्थर चले हैं, उनको जाके आप संभालते, एक बार उनके यहाँ जाके इफ्तार कर लेते। लव कुमार जी, सब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सासाराम क्यों नहीं गए नीतीश कुमार, इफ्तार पार्टी में क्यों चले गए? एक ही सवाल सबके जहन में उठ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार की चिंता है, सिर्फ सासाराम अकेला जगह ही नहीं है। सासाराम में हमारे जितने भी अच्छे से अच्छे अधिकारी हो सकते थे, जिनको काम करना था, वहाँ एडीजी सुशील खोपड़े जैसे अधिकारी को लगाया गया है, जिनके डिग्निटी पर, जिनके कार्यशैली पर पूरे बिहार को और बड़ी घटनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। कहीं कोई बिहार में अराजक तत्व को छोड़ा नहीं गया है। 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। तो हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम प्रचार से ज्यादा अपने काम में विश्वास रखते हैं और बिहार को किसी भी कीमत पर हम बदनाम नहीं होने देंगे। चाहे जितना भी ये लोग जोर लगा लें, जिसकी जो मंसूबा है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का। ये लोग का क्या मतलब है? ये लोग कौन से लोग हैं जो जोर लगा रहे हैं बिहार को बदनाम? जो लोग हैं उनको पर्दे के पीछे से बाहर लाया जाएगा। आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? बिहार में 18 सालों में इतने अमन चैन के साथ हम थे। आज 6-7 महीने से हमारे गठबंधन जैसे ही अलग हुआ है, तो कुछ जो आपने देखी होगी अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं या तो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है, या इन लोगों को लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री का कुर्सी खतरे में पड़ गया है। नीतीश कुमार जैसे अगर व्यक्ति को बिहार से बाहर अगर देखिए लॉ जी, अगर आप उस स्तर पे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊंगा। फिर अगर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जैसे 43 एमएलए वाले मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में, तो कम से कम इस मुगालते में मत रहिए महाराज। 303 सांसद के साथ वो प्रधानमंत्री हैं और आप 2 पे आ गए थे। हम भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम से 16 सीट पे आप आए हैं। तो ये इस मुगालते में आप 1 साल बाद मत रहिएगा, आ जाइएगा आप जहाँ के थे वहां से। तो ये मत धमकी दीजिए कि आपकी वजह से मुख्यमंत्री की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में। अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि किस बैसाखी के सहारे आप राजनीति में हैं और किसके रहमो करम से 17-18 वर्ष ये मुख्यमंत्री रहे। कभी अपने वजूद से मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे बयान मत दीजिए जिससे कि आपके इतिहास को खंगालना पड़े। लव कुमार जी, अगर गनीमत है, अगर मुख्यमंत्री में जरा सा भी पाल होता तो जाके सासाराम में कैंप करते और कैंप करके। आप छोड़िए स्वीटी जी, इनसे क्या अपेक्षा करिएगा? लव कुमार जी, जवाब दीजिए इनके सवालों का। 150 लोग मरे छपरा में दिल्ली से, मुख्यमंत्री को एक दिन आने का फुर्सत नहीं मिला। यहाँ बोलते चलना जा रहे हैं, बीजेपी लोगों का आवाज ही दबाती है।
वो बोलने नहीं देती है। जवाब आप दीजिए। सुन लीजिए, नीतीश कुमार की ताकत सुन लीजिए। 2 सीट वाले को आपको बराबर बराबर सीटों पे लड़ाना पड़ा, ये है नीतीश कुमार की ताकत। नीतीश कुमार की ताकत है 31 ताकत नहीं थी, बड़प्पन था ये भारतीय जनता पार्टी का। अरे जिस दिन 31 विधायक थे, कोई दान में नहीं देता। आडवाणी जी को तो दान देवे नहीं किया, आप लोग दूसरे किसी को दान दे दीजिएगा। अरे आपके जैसे लोग लोगों से छीनते हैं, लोगों से निवाला छीन रहे हैं, लोगों को भुखमरी में ठेल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं हो, इसलिए हिंदू मुस्लिम आपको सुस्त करता है, आप उस ओर ले जाना चाहते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास पे बात करते हैं। 2 सीटों वालों का यह हैसियत था कि जब आपसे गठबंधन किया, आपको 5 जीती हुई अपनी सीटें छोड़नी पड़ी और अपने 5 एमपी को बेदखल करना पड़ा टिकट से। ये है नीतीश कुमार की ताकत। नीतीश कुमार की ताकत 2014 में कहाँ थी जब 2 पे निपटा दिए गए थे? उस अरे दिन तो कहा था वही तो आपका वही ये तो चले कह रहा जाए। हूँ। तो थोड़ा सा मुगालते में मत रहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए थोड़ा सा। आप हैं श्रीमान, आत्मचिंतन करिए लॉजी, आत्मचिंतन करिए। टेलीफोन पे और टीवी पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। अभी एक साल में पता चल जाएगा, 2024 बहुत दूर नहीं है। वही तो हम भी कह रहे हैं, 24 ज्यादा दूर नहीं है। आप 2014 में इसी मुगालते में थे, कहाँ पहुंच गए थे? ये जितने आपके बयानवीर लोग हैं, सब लोग कहाँ थे? फिर 2014 में 19 में आए, परिस्थिति देख लीजिए। तो इसलिए टेलीफोनिक बयानवीर मत बनिए, हकीकत में जाके बिहार सुलग रहा है उसको समझाइए, वहाँ पानी डालिए, मुख्यमंत्री को कहिए वहाँ कैंप करें, वहाँ जाके सद्भाव कायम करें। और मुख्यमंत्री जी को आपसे लव कुमार जी, एक सवाल जो है, लव कुमार जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है लगातार बिहार में, ये विकास दिख रहा है? जिस तरीके से आगजनी हो रही है, पथराव हो रहे हैं, सैकड़ों घर के लोग, सैकड़ों परिवार पलायन कर रहे हैं, ये विकास है बिहार का? नहीं, एकलौता बिहार है क्या जहाँ रामनवमी में हिंसा हुई? आप बिहार के हैं, हम आपसे सवाल बिहार के पूछेंगे, तो बाकी राज्यों के भी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उन राज्यों के मंत्रियों से पूछेंगे। हम आपसे बिहार का सवाल पूछेंगे क्योंकि बिहार में आपकी सरकार है गठबंधन में। नहीं स्वीटी जी, सवालों को घुमाया नहीं जाता, मेरा तो जवाब ही नहीं सुनने दे रहे। आप जवाब को घुमा रहे हैं, सवालों का जवाब सवाल नहीं होता है। हम घुमाते नहीं, हम अपने काम से यहाँ टिके हुए हैं। किसी के रहमे करम पर नीतीश कुमार नहीं है, और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे बिहार की जनता उनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जानती है विकास की धारा कहाँ से बढ़ी है, अमन चैन और शांति कहाँ से कायम है। जी बिल्कुल लव कुमार जी, दिख रहा है किस तरीके से बिहार विकास के पथ पे अग्रसर है और किस तरीके से जल रहा है बिहार। सासाराम की बात की जाए तो वहां भी लगातार आगजनी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद शंकर आपका भी और लव कुमार सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और पश्चिम बंगाल के गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल अभी हिंसा अपना आक्रामक रूप लेता हुआ दिख रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने प्रदेश की ममता सरकार पर तंज कसा है, सुनिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए। अपने ही देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री एक जहां इस तरह की बातें करते हैं और पक्षपात करने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हापुड़ में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। बता दें कि बैठक में जिला प्रभारी मंत्री और 3 विधायक मौजूद हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि नगर निकाय और 2024 में खिलेगा कमल। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र में नाले के पास से एक 32 वर्षीय युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान शहीद के रूप में हुई है। वहीं मृतक के गले के पास एक निशान भी मिला है और मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है।
और बड़ी जानकारी, मंडलीय बैठक जारी, शाइस्ता की मेयर का टिकट काटने को हो सकता है ऐलान। बता दें, कटने को ऐलान हो सकता है टिकट के, शाइस्ता प्रवीण के टिकट के कटने का ऐलान हो सकता है। बता दें, अतीक की पत्नी शाइस्ता का मेयर टिकट कटने पर लग सकती है मुहर। बीएसपी मेयर प्रत्याशी के लिए 32 आवेदन पर हो सकती है चर्चा। तो सुबह से ये बैठक चल रही है, अभी भी ये बैठक जारी है। बता दें कि शाइस्ता प्रवीण का टिकट काटने का ऐलान हो सकता है, टिकट कटने का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। लगातार फरार उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता प्रवीण, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी लगातार वायरल हुई है और प्रयागराज पुलिस की तरफ से 25,000 का इनाम भी घोषित है। अब उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीएसपी टिकट काट सकता है शाइस्ता प्रवीण का। लगातार बैठक चल रही है, बीएसपी मंडलीय बैठक अभी भी जारी है। सुबह से लगातार ये बैठक हो रही है, इसमें 32 आवेदनों पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। निकाय चुनाव को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठकें कर रही है बीएसपी। इसी संदर्भ में एक और बड़ी बैठक बीएसपी की हो रही है, मंडलीय बैठक हो रही है। साथ ही जानकारी दे दें कि शाइस्ता प्रवीण के टिकट कटने का ऐलान भी इस बैठक के बाद हो सकता है। और बड़ी जानकारी, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी है बड़ी खबर। माफिया अतीक अहमद की बदली जाएगी जेल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी में है पुलिस। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। अतीक अहमद अब तिहाड़ जेल जाएगा। बता दें, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते बदलाव लिया गया है और बदलाव किया जाएगा जल्दी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तिहाड़ जेल में ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी अर्जी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। फिलहाल इस पर इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जो कि सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गुजरात के साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है और जल्द ही वो तिहाड़ जेल लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अतीक अहमद को तिहाड़ जेल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की जाएगी। बड़ी जानकारी जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि ट्रांसफर किया जाएगा तिहाड़ जेल में अतीक अहमद। साबरमती जेल में इस वक्त बंद है अतीक अहमद। कई मामलों में उसके ऊपर केस दर्ज है और अब जो है वो साबरमती जेल से तिहाड़ जेल लाया जाएगा अतीक अहमद। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। अतीक अहमद अब साबरमती जेल से तिहाड़ जेल जाएगा। तो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद, अब तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो एक तरफ बीएसपी की मंडलीय बैठक चल रही है, इसमें शाइस्ता प्रवीण का टिकट कट सकता है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए, पूरी उम्मीद है, जताई जा रही है बीएसपी की तरफ से कि क्या मंडलीय बैठक के बाद शाइस्ता का टिकट कट सकता है? बिल्कुल ताज़ा अपडेट हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि हमारे पास जो जानकारी है सोर्सेस के हवाले से कि बीएसपी ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है और जो अभी मंडली बैठक चल रही है बहुजन समाज पार्टी की प्रयागराज में, उसमें नए नामों को मांगा गया है। यानी जो पैनल के थ्रू नाम मांगे जाते हैं प्रत्याशियों के, उसके तहत 10 नामों को मांगा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब शाइस्ता परवीन का टिकट लगभग कंफर्म हो चुका है कि कट चुका है। बीएसपी अपनी मंडली बैठक कर रही है, पूरे मंडल के जो पदाधिकारी हैं इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और बैठक पे तमाम विषयों पर चर्चा हो रही। खासतौर से जो नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, उस पर किस तरह की रणनीति पर काम करना है। साथ ही साथ जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा था शाइस्ता परवीन को लेकर, हालांकि ये पहले ही लखनऊ की बैठक के बाद ही लग गया था कि शाइस्ता परवीन को अब टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज की बैठक में भी लगभग कंफर्म हो चुका है कि अब शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि
10 नामों को मांगा गया है। जो भी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके नाम मांगे गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि नए सिरे से नए प्रत्याशी की खोज शुरू हो चुकी है, मंथन शुरू हो चुका है, जिससे ये साफ हो चुका है कि अब शाइस्ता परवीन को मेयर पद के लिए टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि अभी इस बारे में बहुत साफ नहीं हुआ कि उनकी पार्टी सदस्यता रहेगी या उन्हें पार्टी से भी निकाला जाएगा, लेकिन जहां तक मेयर पद के लिए चुनाव की मैदान में उतारने की बात थी वो लगभग साफ हो चुका कि अब उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, डोर टू डोर कन्वेंशन कर रही थी। उसके बाद ही उमेश पाल की हत्या का कांड हुई, उसके बाद ये FIR में इनका नाम है। सबसे ये तलवार लटक रही थी कि अब उन्हें यानी कि शाइस्ता परवीन का ये चुनाव प्रचार मिट्टी में मिल चुका है, बड़ा झटका लगा है शाइस्ता परवीन को, या फिर लग सकता है कुछ ही देर में? शोएब नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जैसा कह रही कि अब लगभग लग चुका है उन्हें उनकी उम्मीदों पर, जो क्योंकि सबसे बड़ी तकनीकी प्रॉब्लम भी है कि वो 25,000 रुपए की इनामी है। सबसे पहले उन्हें इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट के जरिए अपने बचाव करना होगा, और ऐसी स्थितियों में कोई पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और बहुजन समाज पार्टी ने भी नहीं शायद यही सोचा हो, क्योंकि जो उनकी पार्टी के प्रत्याशी होंगे जब वो जनता के बीच ही नहीं पहुंच पाएंगे तो पार्टी का प्रचार कैसे होगा या पार्टी के कैंडिडेट अपनी बात कैसे रख पाएगा। इस तरह की तमाम तकनीकी समस्याएं भी थी, जिसकी वजह से ये लगभग तय माना जा रहा था कि अब शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है शोएब की अतीक अहमद को अब तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। देखिए, तिहाड़ जेल में, साबरमती जेल से तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किया जाएगा अतीक अहमद को। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों पहले गुजरात जेल से जिस तरह की चीजें निकल कर आई थी, तमाम सवाल उठे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि लगातार अतीक अहमद गुजरात जेल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने लोगों से बात करने में, धमकाने में, इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता था। इस तरह की तमाम शिकायतें आई थी गुजरात जेल से, और जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं भी हो रही थी गुजरात जेल में। ऐसा बताया जा रहा था कि एक तरह से उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी और बहुत ही फ्री हैंड वो वहां से अपना काम भी कर रहे थे, अपने लोगों से बात भी कर रहे थे। इसको लेकर के तमाम अब हमारे पास जो जानकारी है ये सोर्सेस के हवाले से कि चूंकि उन्हें गुजरात जेल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत भेजा गया था, इसलिए उन्हें हटाने का अधिकार भी, क्योंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय से उनको आदेश गुजरात भेजने का हुआ था। तो ऐसे में अब ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में ही उत्तर प्रदेश की सरकार एक याचिका लगा सकती है, और उसके तहत तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सबूत जिसकी वजह से गुजरात जेल से उन्हें हटाया जाए, ये कोर्ट के सामने रख सकती है। और उसके बाद कोर्ट उस पर निर्णय दे करके हो सकता है कि उनकी जेल बदले, और ज़्यादा संभावना है कि उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी ये खबर सूत्रों के हवाले से है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि अगर शोएब पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट गई, सर्वोच्च न्यायालय गई, उसके बाद से उन्होंने अपील दायर की, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग सकता है ट्रांसफर करने में? देखिए, ये कोर्ट पर निर्भर करेगा, कोर्ट इस पर तय करेगा, क्योंकि कोर्ट ने ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा था। यही वजह थी कि जब उन्हें उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज लाया गया था तो उन्हें यहाँ रोका भी नहीं गया था। सजा सुनाने के बाद फौरन उन्हें रात में ही फिर से एक बार वापस गुजरात साबरमती जेल भेज दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये कदम उठाना पड़ा था, और अब भी सुप्रीम कोर्ट ही इस पर तय करेगा कि उन्हें कहाँ रखना है। लेकिन याचिका अगर डाली जाती है और याचिका में जिस तरह के बिंदु बताए जा रहे हैं वो रखे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट निर्णय कर सकती है, और कोर्ट जब भी निर्णय करेगी उसके फौरन बाद इन्हें जेल बदलनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए किस तरीके से जो है अब अतीक अहमद साबरमती जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि अहम जानकारी हम आपके साथ साझा करें। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो अतीक अहमद के पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो लगातार यही मांग कर रहा था कि मुझे सिर्फ साबरमती जेल में रहना है। तो लगातार ये मांग अतीक अहमद की तरफ से हो रही है। तो वहीं देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी पुलिस, और उसके बाद से क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है इसमें काफी अहम मोड़ हो जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले उसको उम्र कैद की सजा हुई उमेश पाल अपहरण केस में, और अब जो है वो आगे उसको ट्रांसफर किया जाएगा तिहाड़ जेल। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
पश्चिम बंगाल और बिहार हिंसा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो धर्मनिरपेक्ष दुकानों पर सांप्रदायिक भोजन परोसे जाने का एक प्रकरण है। उन्हें योगी आदित्यनाथ से सबक सीखना चाहिए। रामनवमी हिंसा पर बीजेपी नेता का ये बयान जो है वो सामने आया है, सुनिए। ये जो कुछ हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे बिहार में, वो शुद्ध रूप से सेकुलर दुकान पे कम्युनल पकवान का पराक्रम चल रहा है। और सेकुलर दुकान पे कम्युनल पकवान का जो कंपटीशन है, उसी का नतीजा है कि इस तरह के दंगाई, इस तरह के बाहुबली, इस तरह के कम्युनल क्राइम करने वाले लोग बेखौफ होकर के और देश के और उस क्षेत्र के और उस राज्य के सौहार्द के ताने बाने को हाईजैक करने और छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र और आपराधिक षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं कि कुछ लोगों के चेहरे पे तो कम्युनल क्राइम का कलंक है, लेकिन गले में उनका सेकुलर सूरमा का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और उनको लगता है कि हम सेकुलर संदूक में कम्युनल बंदूक रख के घूमते रहेंगे और उस क्षेत्र की और उस देश की जनता को हम परेशान करते रहेंगे, उनके सुरक्षा को जो है छिन्न भिन्न करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए, इस तरह के जो भी घटनाएं होती हैं वो निश्चित तौर से उनको सबक भी सिखाने की जरूरत है, संदेश भी देने की जरूरत है और कहीं नहीं दूर जाने की जरूरत है। इन राज्यों के पड़ोस में योगी आदित्यनाथ जी का एक उदाहरण ले लें, उनसे कुछ सबक सीख लें। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।